हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट का वन शॉट। दो वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, 3rd यूनिट और 4th यूनिट की। वो थोड़े से लंबे हो गए थे। 5th यूनिट इतनी टफ नहीं है। 5th यूनिट थोड़ी सी मतलब रिलेटिवली आसान है। बस एक इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा मसला है। जैसे कि जो सिलेबस है इसका, उसमें हमारा नॉर्मल एक तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है, आइडियल आइडियल और प्रैक्टिकल। तो कभी कभी उसकी डेफिनेशंस आती हैं एग्जाम में, 3 नंबर की, 4 नंबर की। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज अ आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, या प्रैक्टिकल वाला पूछ लेगा, और उसका फिर ग्राफ बनाना रहता है। बहुत सिंपल सी चीज है। उसके अलावा फिर ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है और नेटवर्क थ्योरम है। ठीक है, तो ये बस 2-4 टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं। कोशिश करेंगे आज जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, चलो। तो ये हमारा है यूनिट 5। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, चल भाई, हाँ, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वोल्टेज सोर्स वो होता है जो हमें कांस्टेंट वोल्टेज पे करंट, वेरिएबल करंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, उसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है। जैसे जो हमारे घर पे लाइट आती है, ठीक है, जो आप लोग के घर में सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका वोल्टेज कितना होता है? 230 वोल्ट या 220 वोल्ट, है ना, इतना ही होता है। लेकिन क्या करंट उस पर लिखी होती है कितनी करंट है? नहीं, करंट वेरिएबल है। जितना लोड आप लगाएंगे उतनी ज्यादा करंट वहां से फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। जो प्लग्स होते हैं वो करंट के हिसाब से आते हैं। कोई 5 एम्पियर का प्लग होता है, कोई 16 एम्पियर का प्लग होता है, कोई 15 एम्पियर का प्लग होता है ना, 15 का, 16 का, और ज्यादा के भी आते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि वो प्लग उस करंट को बेयर करता है। लेकिन जो सोर्स है हमारा, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसमें कोई करंट की जो है वो डेफिनेशन, मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो वो हमारा एक वोल्टेज सोर्स है जो कांस्टेंट 230 वोल्ट पे हमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। अब चाहे हम उसमें से कितनी भी करंट निकाल लें, वोल्टेज चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये आइडियल केस में है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? अगर आपने, ऐसा होता है कि एक पंखा चल रहा है तब भी वोल्टेज उतनी आ रही है, और 100 पंखे चल रहे हैं तब भी वोल्टेज उतनी आए? होना चाहिए ऑब्वियसली कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। क्यों नहीं होता? क्योंकि वोल्टेज सोर्स का कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे आपने पहले देखा होगा, पहले जो फ्रिज के कंप्रेसर्स होते थे तो बहुत भारी होते थे। तो जब एकदम से वो स्टार्ट होता था तो बहुत ज्यादा करंट लेता था स्टार्टिंग में। तो एकदम से जो है वो लाइट थोड़ी देर के लिए एकदम डिम होकर एकदम से फिर मतलब ट्रिप सी लगती थी। अभी भी जो विंडो एसी होते हैं वो ऐसा करते हैं। विंडो वाले एसी जो होते हैं, वो जब उनका कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो एकदम से लगता है झटका सा कि कुछ हुआ है ना। तो वो किस वजह से? कि वोल्टेज वो एकदम से इतनी ज्यादा करंट लेते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि जो प्रैक्टिकल हमारा वोल्टेज सोर्स है उसके अंदर होता है एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो करंट जा रही है वो इस रेजिस्टेंस से भी होके जा रही है, और वोल्टेज होता है वो सीरीज में डिवाइड होता है। तो आगे हमने यहाँ लोड लगा रखा है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस पे है। तो जब यहाँ करंट ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो डिवाइड होने वाला, यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो ड्रॉप है, वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जब यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा तो आगे वाला जो वोल्टेज, जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है, वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में और आइडियल वोल्टेज सोर्स में ये फर्क होता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो यहाँ से कितनी भी हम आई बढ़ाते रहे, करंट बढ़ाते रहे, लेकिन हमारा वोल्टेज चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। प्रैक्टिकल में जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज हमारा कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स में आइडियल, मतलब जो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में लगा होता है, इसलिए इसको सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। आरएस से हम लोग इसको, आरएस यानी सोर्स रेजिस्टेंस से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का फर्क? उसके बाद है हमारा आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सेम डिफरेंस यहाँ पर है, बस यहाँ पर क्या मसला है कि करंट हमारी कैसे डिवाइड होती है? करंट हमारी पैरेलल में डिवाइड होती है, वोल्टेज हमारा सीरीज में डिवाइड होता है। तो करंट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में लगा होता है, इसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इंटरनल शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स में क्या होगा कि हमारे पास एक करंट मान लो 10 एम्पियर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कितना भी लोड लगा लें, कितना भी रेजिस्टेंस बढ़ा लें, हमारी करंट चेंज नहीं होगी, 10 की 10 एम्पियर ही यहाँ से हमें मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होगा? प्रैक्टिकल सोर्स में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमारी जो करंट है वो यहाँ डिवाइड हो रही है। यहाँ पे हमने शंट रेजिस्टेंस एक लगा रखा है, तो जैसे जैसे यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लोड वाला रेजिस्टेंस, हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, V इक्वल्स टू आई आर, तो अगर आई हमारा कांस्टेंट है तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा V भी बढ़ेगा, है ना। तो इसी की वजह से जब ये आर बढ़ेगा, वी बढ़ेगा, तो आई हमारा यहाँ पे अगर कांस्टेंट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या होता है नॉर्मली जब हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये जो आई है ये डिवाइड हो जाती है, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा क्या करता है? करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करता है। तो अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा हाई होता है हमारे पास, इसको हम लोग बहुत हाई रखते हैं। ठीक है,
तो ठीक है, जब तक हमने नॉर्मल रेंज में रेजिस्टेंस हम लोग लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसके कंपेरेबल हो जाएगा, तो फिर करंट आधी आधी डिवाइड होगी अगर इसके बराबर हो गया तो। जैसे मान लो यहाँ ये रेजिस्टेंस ये वाला 10 ओम का है और ये 1 ओम का है, अगर बाहर वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जो करंट है सारी की सारी वो कहां से जाएगी, 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में से जाएगी। लेकिन अगर ये 5 ओम हो जाए, यहाँ पे बजाय 1 ओम के अगर ये 5 ओम हो जाए, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से डबल जाएगी, यहाँ से उसकी हाफ जाएगी, यानी 2/3 हमारे पास यहाँ से जाएगी और 1/3 यहाँ से जाएगी, है ना। तो ये फर्क होता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, कि जब हमारे पास आइडियल सोर्स होता है तो उसका एक इंटरनल शंट रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से करंट वहां डिवाइड हो रही होती है। तो जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे, आर बढ़ाने का मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, तो जब वोल्टेज हम जैसे जैसे यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, करंट धीरे धीरे हमारा कम होता रहे। आइडियल करंट सोर्स में ऐसा नहीं होगा, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट हमारा कांस्टेंट है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट हमारा कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आइडियल सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल सोर्स क्या होता है। ठीक है, करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में लगा होता है, और आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। देखो यहाँ पे कोई सर्किट नहीं है, ब्रेक है यहाँ से सर्किट, सही है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, इसकी वजह से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा यहाँ पे करंट बढ़नी शुरू हो जाएगी और बाहर वाली जो करंट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। सही। फिर आते हैं हमारे पास नेटवर्क के टाइप्स, ये भी आ जाते हैं कभी कभी डेफिनेशन में। दोनों पिछले 3 साल के पेपर में एक बार ये पूछा है आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स, और एक बार लीनियर मतलब नेटवर्क की डेफिनेशंस वगैरह पूछी। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमारे पास अलग अलग नेटवर्क है। जैसे एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर। लीनियर क्या होगा, लीनियर नेटवर्क वो है जिसमें जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ लीनियर होगा। जैसे अगर हमारे यहाँ पे हम लोग वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाए, तो अगर वोल्टेज हमारे ऐसे जा रही है तो इसके साथ में करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा, जो भी हो, जैसे रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है ना। तो लीनियर का मतलब ये है कि हमारे करंट का और वोल्टेज का रिलेशन कांस्टेंट होगा, V/I कोई एक कांस्टेंट होगा। जैसे हमारे पास Z होता है, इंपिडेंस जो होता है, तो Z हमारा कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज, है ना, या R होता है। लेकिन कुछ हमारे पास नॉन लीनियर नेटवर्क होते हैं। नॉन लीनियर नेटवर्क में जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट नहीं होता, इसमें दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कांस्टेंट नहीं होता, लीनियर नहीं होता, बल्कि नॉन लीनियर होता है। जैसे ये वाला एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ जा रहा है, जैसे डायोड का ग्राफ होता है ना। डायोड हमारा नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि एक टाइम तक तो वो कंडक्ट ही नहीं करता, फिर जब कटिंग वोल्टेज से आगे पहुंचा तो एकदम से कंडक्ट करना शुरू कर देता है ना। तो वो हमारा कैसा डिवाइस है, नॉन लीनियर डिवाइस है। तो लीनियर नेटवर्क में, लीनियर डिवाइस मतलब जब जिस किसी नेटवर्क में लीनियर डिवाइस होंगे सारे, तो वो लीनियर नेटवर्क होगा। किसी नेटवर्क में एक भी नॉन लीनियर डिवाइस हो तो पूरा पूरा नेटवर्क नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर नेटवर्क में हमारे पास ओम्स लॉ फॉलो होता है, नॉन लीनियर नेटवर्क में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, यानी V और I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कांस्टेंट उसमें होगा रेशियो में। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे इसलिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है, फिर हमारा बाइलेटरल नेटवर्क होता है, यूनिलेटरल नेटवर्क होता है। बाइलेटरल नेटवर्क का मतलब क्या है, मतलब बाई का मतलब होता है दो, यानी कि दोनों तरफ से, कि करंट हमारी इधर से भी जा सकती है और इधर से भी जा सकती है। सही है ना, कोई हमारा सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो अब करंट चाहे आप इधर से फ्लो करा लिए चाहे इधर से फ्लो करा लिए, दोनों तरफ से जाएगा। लेकिन अगर कहीं हमने डायोड लगा रखा है, तो डायोड यूनिलेटरल डिवाइस होता है। तो अगर यहां से करंट मतलब ऐसे हमने फॉरवर्ड बायस जब होगा डायोड, तब तो करंट जाएगी, जब रिवर्स बायस या उल्टी करंट हम लोग फ्लो कराना चाहेंगे तो वो करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, तो वही हमारा बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें दोनों तरफ करंट फ्लो हो सकती है। यूनिलेटरल नेटवर्क एक कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर ऑफ द सर्किट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू वन और मोर एलिमेंट, इट इज कॉल्ड यूनिलेटरल नेटवर्क। ठीक है, जो हमारे सर्किट का बिहेवियर है वो किसी एक डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग यूनिलेटरल नेटवर्क कहेंगे। जैसे डायोड जो होता है हमारा एक ही तरफ फ्लो करता है, उसको यूनिलेटरल नेटवर्क। ठीक है, सिंपल तुम ये भी देख सकते हो कि करंट अगर दोनों तरफ फ्लो हो सकती है, दोनों तरफ फ्लो करने पे बिहेवियर सेम है सबका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइलेटरल है। और अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर जैसे यहाँ मैंने एक डायोड लगा रखा है इस वाले नेटवर्क में, और जब मैं इसको इधर से इधर फ्लो करा रहा हूँ, मान लो ये था हमारे पास, ये करंट, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, तो जब हम यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो करा रहे हैं तो इस वाली ब्रांच से जा रहा है, इन दोनों में होता हुआ, और जब इधर से हम लोग फ्लो करा रहे हैं तो अब यहां से नहीं जा रहा, अब इस वाले रेजिस्टेंस होके जा रहा है, तो अब इसका बिहेवियर चेंज हो गया। सही है, तो ये कैसा नेटवर्क है, ये यूनिलेटरल नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव और पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क का सिंपल मामला ये है कि जिस नेटवर्क में हमारे पास एनर्जी सोर्स होगा, कोई वोल्टेज सोर्स हो, कोई करंट सोर्स हो, वो हमारा एक्टिव नेटवर्क है। जिसमें एनर्जी सोर्स नहीं है वो पैसिव नेटवर्क है। सही है, सिर्फ उसमें डायोड, रेजिस्टेंस और इंडक्टर वगैरह होंगे। लंप नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लंप नेटवर्क वो होता है जिसमें हमारे साइड डिवाइस अलग अलग लगे हुए होते हैं। अगर हम उसको डिवाइस को चाहें तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
और डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसा कि सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अब उनको आप अलग नहीं कर सकते, कहीं से भी सर्किट को आप ब्रेक करके उसको नहीं निकाल सकते। जैसे हमारी आईसीज वगैरह होती हैं उसको आप नहीं कर सकते, लेकिन जो पीसीबी पे माउंटेड रहते हैं रेजिस्टेंस, उसको आप वहां से निकाल भी सकते हैं और सर्किट को ब्रेक करके फिर दोबारा से लगा भी सकते हैं। सही है। उसके बाद हमारा आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल केसीएल। ठीक है, इन दोनों के स्टेटमेंट कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और रेयर केस में ऐसा होता है कभी छोटा मोटा न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ जाए, 4 या 5 नंबर का बस। ठीक है तो वो केवीएल क्या कहते हैं? केवीएल ये कहते हैं कि एल्जेब्रिक सम जो होगा वोल्टेज ड्रॉप्स का और ईएमएफ का, वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक इसके दो स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं कि एक तो ये कि जो हमारा ईएमएफ है और एल्जेब्रिक सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, जो कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो किसी भी रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आई आर है, तो चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का सम पूरा जितने भी है हमारे पास, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट इन अ क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप जरूर लिखना है यहाँ पे, क्लोज पाथ या क्लोज लूप, क्योंकि हम लोग मेश एनालिसिस कहते हैं इसको, इसीलिए केवीएल को, ये क्लोज लूप में हमारा केवीएल लगता है। सही, तो ये लूप है यहाँ पे हमने लगाया इसको, तो ये V इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा इसमें बना के दिखा देना, तो मैंने सिर्फ यूं ही लिख दिया है ऐसे ही कि सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ईएमएफ इक्वल्स टू 0। अगर आप डायग्राम बनाए तो इसमें एक्जैक्टली लिख दिया वी एस इक्वल्स टू आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू। सही है, जिससे आप बता सकें केवीएल हम लोग कैसे लगा रहे हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन सेम वही, कि इसमें बजाय हमने प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस के हमने लिख दिया वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, voltage dropped across various elements in closed loop or mesh is equal to algebraic sum of EMF in that loop। ठीक है, ये हमारा KVL का स्टेटमेंट हो गया। फिर हमारा KCL है। KCL क्या कहता है? KCL का स्टेटमेंट और भी सिंपल है। KCL का कहना ये है कि जितना आएगा उतना जाएगा, सीधी बात। जितना आएगा मतलब एक नोड पे जितनी करंट्स आ रही है, जितना अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ करंट उस नोड से बाहर निकल रहा होगा। सही, इलेक्ट्रिकल द algebraic sum of the current meeting at a point is 0। एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितना आया उतना ही चला गया हमारे पास से। ठीक है, जैसे ये हमारे पास नोड है, I1 I2 I3 आ रहे हैं और निकल कितने रहे, I5 और I4 हो गए। ठीक है, तो I4 और I5 का दोनों का सम इन तीनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा होगा उस नोड पे से। ये हमारा KCL कहता है। ठीक है, करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। अब ये दोनों लॉ से आप इसका यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों लॉ को लगा करके, चाहे आप केवीएल से इसको लगा लिए चाहे केसीएल से लगा लिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, लगा के दिखाऊं यहां से, अगर हम इसमें केवीएल लगाएं तो एक करंट हम इसको, करंट हमें एज्यूम करनी पड़ती है, करंट की डायरेक्शन भी अच्छा है, इंटेलिजेंटली एज्यूम करो। जैसे हमें दिख रहा है कि 10 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी हुई है तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, और 20 वोल्ट की ऐसे लगी हो तो यहाँ से करंट हमारी ऐसे जा रही होगी। इसको हमने कह दिया I1, इसको हमने कह दिया I2। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग इस वाले लूप में जब हम केवीएल लगाएंगे लूप 1 में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 वोल्ट जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ इसमें एक ही सिर्फ 10 वोल्ट हमारा, और उसके बाद I1 हमने लिया है तो I1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस यहाँ पे कौन कौन सी करंट आ रही है, I1 आ रही है और I2 आ रही है, दोनों आ रही है, तो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, यह है हमारे पास। यहाँ से हम I1 I2 के लिए एक जो है इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, यानी कि 10 I1 यहाँ से आया और 40 I1 यहाँ से आया, तो होगा 50 I1 प्लस 40 I2 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 इक्वल्स टू 20 I2 प्लस 40 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगा I1 कितना है 40, तो 40 I1 प्लस 20 I2 और 40 I2 होगा 60 I2 इक्वल्स टू 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, सॉरी 10 नहीं 20 होगा। तो अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, चाहे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिए चाहे वैसे ही सॉल्व कर लिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से I1 और I2 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और अगर इस करंट इस ब्रांच में हमें करंट पता करनी है तो ये क्या है, I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सही है, जो भी वैल्यू आ रही होगी इसकी। ये हो गया हमारा KVL। KCL अगर लगाना हो तो नोड ए पे हम लोग KCL लगाएंगे। यहाँ पे नोड ए पे KCL लगाने से करंट अगर हमें पता करनी होगा, ये वाली करंट इक्वल्स टू ये वाली करंट, मतलब अगर हमने इसको कहें I1 डैश I2 डैश इक्वल्स टू I3 डैश। ठीक है, आप इसको कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I3 डैश को मैं ऊपर भी ले सकता हूँ, I2 डैश को इधर भी ले सकता हूँ, तब भी आंसर हमारा हमेशा सही आना चाहिए, सही आएगा। ठीक है, तो अगर जब हमें KCL लगाना तो ये देखना है करंट कहां से कहां जा रही है, तो करंट जाए 10 वोल्ट से ए की तरफ, इसको हम कहेंगे VA। तो यहाँ पे KCL लगाने का तरीका ये होगा कि हमें क्या लिखना है, I1 डैश प्लस I2 डैश इक्वल्स टू I3 डैश। तो I1 डैश क्या है हमारी 10 वोल्ट माइनस VA अपॉन करंट क्या होती है V अपॉन R।
वी वहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 माइनस वी ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आर है हमारा 10 ओम, तो इससे हम लोग इसको डिवाइड कर दें, प्लस I2 कितना है, I2 डैश 20 माइनस वी डिवाइड बाई 20, तो 20 में से वी ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और डिवाइड बाय हमने कर दिया 20, इक्वल्स टू क्या है हमारा वी ए माइनस 0, इसको हमने वर्चुअल ग्राउंड हमें कंसीडर करते हैं किसी भी एक नोड को, वी ए माइनस 0 डिवाइड बाई 40, ये आ गया हमारा। बस अब इसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी ए मिल जाएगा, बस वी ए ही हमें चाहिए, तो यहां से अगर हम इसको मैनिपुलेट करें तो 10 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 1 माइनस वी ए बाई 10, और 20 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा 1 माइनस वी ए बाई 20, और यहां पर है हमारा वी ए बाई 40, सही है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और इसको ले लेंगे हम लोग इधर, तो वी ए बाई 40 प्लस वी ए बाई 20 प्लस वी ए बाई 10, सही। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो 40 एलसीएम आएगा, तो ये कितना होगा, वी ए प्लस 2 VA प्लस 4 VA अपॉन 40, सही है, तो 2 4 6 प्लस 1 7, तो 7 VA इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 40 यानी 80, तो VA की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिवाइड बाई 7, ठीक है, ये आ गई हमारे पास VA की वैल्यू, और ये जो करंट हमें फाइंड आउट करनी थी, ये करंट कितनी थी, ये हमारी ये है हमारी I3, तो I3 डैश जो है हमारे पास I3 डैश दैट इज VA बाई 40, ठीक है, तो 80 बाई 7 बाई 40 करेंगे उसको, तो यहाँ 40 मल्टीप्लाई में तो ये आ गया 2, तो जो करंट आ गया हमारे पास वो आ गई 2/7 एम्पियर, ठीक है, यही 2/7 एम्पियर हमारे पास यहाँ से I1 प्लस I2 से आएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी, और जब उनको आप ऐड करेंगे तो यही 2/7 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। समझ आई बात, कैसे केवीएल लगाना है, कैसे केसीएल लगाना है, इतने पार्ट को दोबारा से रिपीट करके देख लो और समझ में आ जाए, ठीक है। चलो ये आ गया डेल्टा स्टार कन्वर्जन। कभी कभी एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके डेरिवेशन का, अगर क्वेश्चन आता है तो, या फिर 6 नंबर का तो आएगा ही आएगा, इससे कम में नहीं आ सकता कि डेल्टा टू स्टार में कैसे कन्वर्ट करना है, या ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम डेल्टा टू स्टार नेटवर्क, ठीक है। तो डेल्टा और स्टार नेटवर्क में हमारे पास, जैसे हमारे पास ये डेल्टा नेटवर्क है, इसको हम चाहें तो स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये स्टार नेटवर्क है, चाहे स्टार को हम डेल्टा में कर सकते हैं। डेरिवेशन हमेशा ज्यादातर डेल्टा टू स्टार का आता है, क्योंकि स्टार टू डेल्टा करने के लिए पहले डेल्टा वाली मतलब स्टार वाली इक्वेशन को हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 और 2 के बीच में अगर हमें यहाँ पे मान लो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से करंट डिवाइड होगी दो पार्ट में, एक तो यहाँ से होके आएगी क्योंकि ये वाला पॉइंट ओपन है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया, और दूसरी यहाँ से होके आएगी, ठीक है। तो ये दो पाथ पैरेलल हो गए हमारे पास, तो इन दो पाथ का पैरेलल अगर हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1 से 2 के बीच, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास करंट आई 1 से 2 के बीच में, तो सीधे यहाँ पे आएगी और यहाँ से इधर चली जाएगी, ये तो ओपन है, इधर करंट जाएगी नहीं, तो P और Q, तो हमारे ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, तो इस वाले पाथ में स्टार में हमारे पास है इसकी वैल्यू P प्लस Q, और ठीक है यहाँ पे, और डेल्टा में हमारे पास इसकी वैल्यू A पैरेलल विद BC B प्लस C, ठीक है। तो A पैरेलल B प्लस C क्या होगा, A इंटू B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये आ गया हमारे पास P प्लस Q, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ऐसे ही अगर हम 2 और 3 में देखेंगे तो 2 और 3 में C पैरेलल है A और B के, और यहाँ पे Q और R प्लस हो रहा है तो R और Q प्लस हो गए, और C A B के पैरेलल हो गए A और B के, तो हमारे पास C इंटू A प्लस B C आ गया। ऐसे हमारे पास यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, जब हम 1 और 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो P प्लस I इक्वल्स टू B इंटू A प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C, ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई, सही है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है P की वैल्यू, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, या Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कभी पता चले Q की वैल्यू ABC के टर्म में, क्योंकि डेल्टा से हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। हमारे पास अभी 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है हमारे पास, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो R चला जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा P प्लस R माइनस Q प्लस, मतलब इसको माइनस करेंगे तो R से R हमारा कट जाएगा, और P माइनस Q बचेगा यहाँ पे, P माइनस Q, और फिर AB AC माइनस CA माइनस BC अपॉन A प्लस B प्लस C, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे, जब ये माइनस माइनस को जाएंगे तो ये भी CB है और ये भी CB है, तो ये दोनों कट जाएंगे यहां से, ठीक है ना। हाँ, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास कट जाएंगे, दोनों BC है, उसके बाद BA माइनस C हो जाएगा, ठीक है। BA माइनस C अपॉन A प्लस B प्लस C हमारे पास बचेगा P माइनस Q। अब हमें क्या करना है, P माइनस Q बचा, अब हम क्या करेंगे, इसको P प्लस Q के साथ प्लस कर देंगे, बस Q को हटाना है, P की वैल्यू चाहिए थी ना हमें, तो Q को हटाना है, तो हमारे पास यहाँ पे था P प्लस Q, यहाँ पे है P माइनस Q। अच्छा, यहाँ पे क्या है AB AC, यहाँ पे है AB माइनस AC, है ना। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो Q से Q कट जाएगा, 2P आ जाएगा यहाँ पे,
और इनको जो प्लस करेंगे तो माइनस AC से माइनस AC कट जाएगा और 2AB आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे A प्लस B प्लस C सेम रहेगा। देखो ये रहा, जब हमारे पास इसको हमने प्लस किया दोनों को, तो Q से Q कट गया, 2P 2AB अपॉन A प्लस B प्लस C, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ गई हमारे पास P की वैल्यू जो हमें चाहिए थी फाइंड। P इक्वल्स टू AB ओवर A प्लस B प्लस C। और अब सेम इसी तरह से हम लोग जब मैनिपुलेट करेंगे तो सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, Q इक्वल्स टू AC अपॉन A प्लस B प्लस C, R इक्वल्स टू BC अपॉन A प्लस B प्लस C। अब याद कैसे रखना है इसको, P जो है वो AB है, P A और B से कनेक्टेड था यहाँ पे, ठीक है। P जो था हमारा वो A और B से कनेक्टेड था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा तीनों के सम से। इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब डेल्टा में जितने हमारे पास रेजिस्टेंस है उन तीनों का सम, ठीक है। डेरिवेशन यहीं तक करना है, डेरिवेशन हमें यहीं तक करना है, फिर यहाँ सिमिलरली लिख के तीनों की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही डेरिवेशन है, यही 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का अगर आता है, ये इतना ही करना है, इतने में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए, सही है। तो P और Q और R की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब याद क्यों रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके बेस पे, है ना। न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितने पिछले पेपर्स में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, यहीं पे लाइव सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहां से याद कैसे रखना है, डेल्टा स्टार में करना है, तो हमें देखना है ये किससे कनेक्टेड है, ये इन दोनों से कनेक्टेड है, A और B से, तो A और B का मल्टीप्लाई होगा और डेल्टा ही डिवाइड होगा। डेल्टा यानी कि डेल्टा में जितने हमारे पास रेजिस्टेंस हो उन तीनों के सम, तो AB डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C, ठीक है। और अगर Q है तो Q इन दोनों से कनेक्टेड है AC से, तो AC डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C, कहाँ गया Q AC डिवाइड बाई A प्लस B प्लस। R किससे कनेक्टेड है, R B और C से कनेक्टेड है, तो BC डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C, R इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई A प्लस B प्लस, सही है। तो जिससे कनेक्टेड होगा, जैसे ये P हमारा इन दोनों यहाँ पे कनेक्ट इस नोड से, यानी ये इस वाले से, जिन दोनों से कनेक्टेड होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करेंगे सबके सम से, ठीक है। ये था हमारा डेल्टा टू स्टार। अब अगर स्टार टू डेल्टा का बाई चांस, बिल्कुल ही अनलकी तुम लोग का बैच हो अगर, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डेल्टा से स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो कोई बात नहीं, बस आपको ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करना डेरिवेशन, ये मत सोचना कहाँ पूरा डेल्टा दिखाएं स्टार दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे कहो कि भाई रिलेशन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा इक्वेशन गिवन एज दिस, सही है। ये P हमारा ये हमें पता है कि हम जब डेटा स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आती है। या अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर ये पूरा तुम्हें ड्राइव करना पड़ेगा, ये जितना है इसको पूरा ड्राइव करने के बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे स्टार टू डेल्टा। इसको फिर 2 स्टेप और करने आगे, 2 स्टेप और आए क्या करने, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, PQ QR RP, इन तीनों की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, PQ QR RP हमारे पास आगे 3 वैल्यू, 3 वैल्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को कर देंगे प्लस, PQ QR RP को तीनों को प्लस कर देंगे। जब तीनों को प्लस करेंगे हम लोग तो हमारे पास ऊपर आएगा ABC, देखो ये A स्क्वायर BC, ABC स्क्वायर AB स्क्वायर C, यानी कि हर एक में एक का स्क्वायर है, बाकी तीनों नॉर्मल है ना। तो अब वही ABC हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, ABC हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा A प्लस B प्लस C, और नीचे A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो इससे स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा ABC डिवाइड बाई A प्लस B प्लस, सही है। और इसमें हमारे पास क्या है PQ QR RP, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A की, क्योंकि हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, सही है। A की B की C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस ये जो हमारे पास ABC वाली वैल्यू आई है तो यहाँ देखो इन वाली इक्वेशन में सब में 2 2 हैं, तो इसको किसी से भी इससे डिवाइड कर दो, हमें वही वाला आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो AB से AB कट जाएगा, ABC से ABC कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगी C की वैल्यू, तो C की वैल्यू क्या आएगी, PQ QR RP डिवाइड बाई P, क्योंकि हमने इससे डिवाइड किया, तो डिवाइड बाई P आ जाएगा, सही है। ऐसे ही हम इसको सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो इस पूरे में Q से डिवाइड हो जाएगा, और AC से AC कट जाएगा, B बच जाएगा हमारे पास से, तो B इक्वल्स टू डिवाइड बाई Q, पूरा दोनों का सम PQ QR RP डिवाइड बाई Q, ठीक है। ऐसे ही A की वैल्यू PQ QR RP डिवाइड बाई R, इस वाले से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास A बचेगा। याद रखने का तरीका क्या है कि आप ये डायग्राम देखिए, A जो है वो किन दोनों से कनेक्टेड है, PQ से कनेक्टेड है, किससे नहीं कनेक्टेड है, R से, जिससे नहीं कनेक्टेड है उसी से डिवाइड करना है। देखो ऊपर का तो सेम है, PQ QR RP सब में है, सिर्फ नीचे का तो डिफरेंट है, तो जिससे टच नहीं हो रहा उसी से डिवाइड करना है बस। A R से टच नहीं हो रहा तो R से डिवाइड होगा, ये रहा, और C P से टच नहीं हो रहा तो P से डिवाइड होगा, और B जो है वो Q से टच नहीं हो रहा तो B में Q से डिवाइड। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बस थोड़ा सा मतलब 2 स्टेप उसमें और बढ़ जाएंगे और स्टार से डेल्टा में भी हमारा कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। कम मार्क्स का आता है तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, 8 मार्क्स आता है तो पीछे से पूरा ड्राइव करके हम लोग को लाना पड़ेगा, सही है। ये दोनों का समरी है, स्टार डेल्टा टू स्टार में कैसे करना है और स्टार से डेल्टा में कैसे करना है। डेल्टा स्टार में तो मैंने बताया कि जिससे टच है उसमें दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तीनों के सम से। स्टार में ये देख लो,
एक तो ये कि ऊपर हम लोग डबल लेवल लेंगे पी क्यू क्यू आर आर पी और डिवाइड बाई एक जिससे वो टच नहीं है, जैसे ए है आर से टच नहीं है तो पी क्यू क्यू आर आर पी डिवाइड बाई आर, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप देखिए एक इन दोनों से टच है, जिन दोनों से टच है पी और क्यू, तो ये दोनों तो सिंपल आ जाएंगे पी प्लस क्यू, और फिर जिससे टच नहीं है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दो, यानी पी क्यू डिवाइड बाई आर। जैसे भी आप लोग याद रखना चाहें, मैंने दोनों चीजें बता दी। चाहे तो अगर ये याद रखना किस किस से टच है तो इन दोनों को, जिससे टच है उन दोनों को प्लस कर लो, और उसके बाद जिससे टच नहीं है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दो। या फिर सिंपल याद रखो कि पी क्यू क्यू आर आर पी मतलब जितने हैं तीनों, उन तीनों के डबल डबल पेयर बना के सबको सम कर देना है, और जिससे हमारा रेजिस्टेंस टच नहीं है उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, ये है हमारा डेल्टा से स्टार कन्वर्जन। अब इसमें एक चीज बस ये है, कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन में 2 सवाल वो पूछ लेता है, या एक क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ लेता है कि उसने डायरेक्ट दिया कि एक हमारे पास डेल्टा है, उसके सारे के सारे रेजिस्टेंस बराबर है, सही है, और उसका कोई वैल्यू दे दिया, जैसे 3 है, 3 का हमारे पास एक डेल्टा, इसमें तीनों रेजिस्टेंस हमारे 3 ओम के, तो बताओ उसका स्टार कन्वर्जन कैसे होगा। तो जब डेल्टा से हम लोग स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, अगर तीनों बराबर हैं तो, सही है। देखो कैसे, मान लो बी और सारे के सारे अगर ये एक्स हो, हमारे डेल्टा है ना, ये डेल्टा में सारे के सारे एक्स हो, तो हम कैसे होगा हमारे डेल्टा स्टार में कन्वर्जन, ए बी और ए प्लस बी है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस यानी 3x, एक्स स्क्वायर अपॉन 3x हो गया, यानी पी क्या है हमारा एक्स एक्स करके एक्स डिवाइड बाई 3, यानी कि हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3 से डिवाइड होगा, और जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, मान लो हम कर रहे हैं यहाँ से स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर इनकी वैल्यू एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर होगा डिवाइड बाई एक्स, यानी एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x, टोटल 3x आ गया। तो जब डेल्टा से हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, समझ में आया कि जब हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, और स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने वाई इसलिए लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये एक्स और मैंने इसको वाई इसलिए ऐसे ले लिया, ठीक है, क्लियर है। देखो ऐसे भी याद रखना, एक और चीज बस बताया दूं ताकि तुम लोग को याद रहे, एग्जाम में तुम लोग भूलो नहीं। देखो ये हमारा डेल्टा है और ये हमारा स्टार है, ऐसे तो बनाते हैं हम लोग एग्जाम में या कॉपी पे जब भी बनाते हैं ऐसे तो स्टार बनाते हैं। तो अब ये याद रखो कि यहाँ पे जब हम डेल्टा से स्टार में आ रहे हैं तो हमारा नेटवर्क श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है ना, तो जब छोटा हो रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, डेल्टा से जब स्टार में जाएगा तो 3 से डिवाइड होगा, और जब स्टार से डेल्टा में होगा तो बड़ा हो रहा है नेटवर्क हमारा, है ना, बाहर की तरफ फैल रहा है ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, सही है। जब श्रिंक हो रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, जब फैल रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, बड़ा होगा ऑब्वियसली, सही है। तो जब स्टार से डेल्टा में जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और डेल्टा स्टार में जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, याद रहेगा। चलो तो फिर आती है हमारे पास नेटवर्क थ्योरम, ये लास्ट टॉपिक है, इसके 2 नेटवर्क थ्योरम्स हैं आपके सिलेबस में, एक सुपरपोजिशन, दूसरी थेवेनिन। सुपरपोजिशन बहुत आसान थ्योरम है थेवेनिन के मुकाबले में, थेवेनिन और नॉर्टन थोड़ी सी फिर भी टफ पड़ जाती है, सुपरपोजिशन बहुत आसान है। सुपरपोजिशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उनका मामला है कि भाई एक तरफ से कोई भी मतलब एक भिखारी अगर बैठा हुआ है और उसको बहुत सारे लोग आकर के भीख दे रहे हैं, तो अगर एक आदमी, अगर हमें पता करना है कि उसको कितनी भीख मिली, तो हम हर आदमी का चेक करना है अलग अलग कि हर आदमी ने कितना कितना इसको दिया, तो हम पता कर सकते हैं कि इसके पास टोटल भीख कितनी है। सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस का, सही है, सॉरी फॉर द बैड एग्जांपल, सही है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, कई सारे सोर्सेज हैं एक नेटवर्क में, और हमें पता करना है किसी ब्रांच में टोटल वो कितना है, टोटल उसका रिजल्टेंट करंट कितनी है, वोल्टेज कितना है, तो वो एक एक सोर्स को अगर हम लोग इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे तो फिर उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो उसके बराबर होगा, ठीक है। और जब हम एक को इंडिविजुअली कंसीडर कर रहे हैं सोर्स को, तो दूसरे सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। याद आया कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लगा होता था, सीरीज में लगा होता था, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता था, 0, है ना, और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता था, 0 नहीं होता था, इनफाइनाइट होता था। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करना होता है तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग 0 रखेंगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि शॉर्ट सर्किट, और जब करंट सोर्स को हम लोग मतलब इनफाइनाइट रखेंगे, इसका मतलब ओपन सर्किट। तो करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हमेशा हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। हाँ, ये और इंपॉर्टेंट चीज कि लीनियर होना चाहिए नेटवर्क और बाइलेटरल होना चाहिए। बाइलेटरल का मतलब है कि जब इधर से करंट जाए तब भी सेम हो, तब इधर से जब इधर से करंट आए तब भी सेम ही होना चाहिए, दोनों तरफ से करंट आसानी से फ्लो हो सकती हो, और लीनियर होना चाहिए नेटवर्क। ऐसा नहीं कि एक जब डायोड लगा दिया है, ट्रांजिस्टर लगा दिया, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। The linear bilateral network containing at least 2 energy sources, the current flowing through a particular branch is the algebraic sum of the current flowing through that branch when each independent source
is considered separately and all other independent sources are replaced by their respective internal resistances. यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी जरूर लिख देना, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट के लिए केस दूसरा होता है, ये सारे के सारे डिपेंडेंट का आपके सिलेबस में है भी, ठीक है, टेंशन मत लो, सारे इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए होता है। चलो समझ में आया। जब इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। जैसे हमारे पास फिर इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर वो कहता है कि विद एक्सप्लेनेशन समझाओ, स्टेटमेंट भी बताओ और एक्सप्लेन करो या विद एक्सप्लेनेशन उसको बताओ, तो एक्सप्लेनेशन में सबसे आसान तरीका ये, एक छोटा सर्किट ले लो, इसमें सुपरपोजिशन लगा के दिखा दो कि देखो कंसिडर कर लो ये हमारे पास इस टाइप का सर्किट है और हमें पता करना है कि 40 ओम वाले जो हमारा ये है रेजिस्टेंस, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, सही है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको कर लो। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, इसमें स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं देखने, वो भी यही देखना चाहता है एग्जामिनर कि आपको पता है कि कैसे लगानी है सुपरपोजिशन थ्योरम या नहीं पता, सही है। तो स्टेप्स का क्या है, पहले स्टेप क्या करेंगे हम लोग, पहले एक वोल्टेज सोर्स यानी एक एनर्जी सोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ दो है हमारे पास, पहले 10 वाले को कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम ऑफ करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट। यहाँ से जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो अब यहीं से करंट फ्लो करेगी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 40 वाले को। तो अगर 10 वोल्ट है टोटल हमारा और यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, कोई बता सकता है कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। यहाँ तो मैंने खैर यानी इसको करना चाहिए था, कोई बात नहीं, खैर केसीएल लगा लो, या नॉर्मली भी अगर हम लोग इसको 40 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, 800 डिवाइड बाई 60 कितना हुआ, 800 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 6 आएगा यहाँ से, और प्लस 10 इतना हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया, उसको डिवाइड कर दिए इससे तो करंट आ जाएगी, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से और डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो हमारे पास ये वाली करंट आ जाएगी जो यहाँ पे फ्लो हो रही है, सही है। तो ऐसे मतलब हम लोग चाहे करंट डिवाइडर रूल लगा लीजिए, चाहे आप केसीएल लगा लीजिए, चाहे केवीएल लगा लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये करंट आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपने सुपरपोजिशन लगाया है तो, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर शॉर्ट सर्किट करेंगे, दूसरे वाले सोर्स को कंसीडर करेंगे और करंट की डायरेक्शन हम लोग सेम लेंगे जैसे हमने पहले ली थी। अगर केवीएल लगा रहे हैं तो हम लोग करंट की डायरेक्शन सेम लेंगे, केसीएल लगा रहे हैं तो फिर जैसे आप लोग देखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो ये कि जो हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं वाली करंट वो हमें उसकी डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या, यहां से फिर हम लोग इसकी करंट कैलकुलेट कर लेंगे कि इस वाले वोल्टेज से कितनी करंट आ रही है, और फिर वो जो करंट आएगी उसको हम लोग टोटल सम कर देंगे। देखो I1 क्या है, I1 डैश, I1 डबल डैश, I1 डैश जो मतलब यहां से आ रही थी इसमें इसकी वजह से, और I1 डबल डैश जो फिर इसकी वजह से इसमें फ्लो हो रही थी वो I1 डबल डैश है, और फिर I2 क्या है, I2 डैश जो इसकी वजह से इधर से फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, और I2 डबल डैश जो इधर की तरफ वजह से आ रही है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, I1 माइनस I2, I1 इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है, इन दोनों को हमने माइनस कर, ये आप ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसको सॉल्व करके दिखा देना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ कैसे ये कर रहे हैं, ठीक है। सुपरपोजिशन के बाद या इसमें जैसे अगर यहाँ पे हम लोग केसीएल लगा लें, अरे कहाँ गया, अगर तुम यहाँ पे इसमें केसीएल अगर लगा लो तो ये क्या हो गया, 10 माइनस वी ए डिवाइड बाई 10, ये क्या यहाँ पे देखो I1 I2, तो ये क्या होगा 10 माइनस वी ए डिवाइड बाई 10, और ये दोनों अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि ऐसे जा रही हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाने वाली होगी इक्वल्स टू वी ए डिवाइड बाई 40 प्लस वी ए डिवाइड बाई 20, सही है। और ये वाला जो 10 ये भी इधर आ जाएगा, तो ये 10 से 10 ये वैसे भी बन हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू वी ए बाई 40 प्लस वी ए बाई 20 प्लस वी ए बाई 10, सही है। तो इसका आया था 40 और ऊपर कितना आया था 7 आ रहा था मेरे ख्याल से ना, ये 1 और 2 और ये 4, तो 2 और 4 6 प्लस 7, तो ये कितना आ गया हमारे पास 40 डिवाइड बाई 7 आ गया हमारा वी, ये आएगा 40 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो वी आ गया हमारा 40 बाई 7। तो यहां से हमारे पास करंट कितनी आई, करंट आएगी हमारे पास 1/7, क्योंकि वी अपॉन 40 था हमारे पास, जो ये वाली करंट है ये वाली, ये वी अपॉन 40 है, तो फर्स्ट जो करंट आई हमारे पास I1 दैट वाज 1/7, सही है, 1/7 एम्पियर आ गई यहाँ से क्योंकि हमारे पास जो करंट है वो क्या है वी ए बाई 7, वी ए बाई 40, ये हमारा आई आ गया, ठीक है, 1/7। उसके बाद जब हम इस वाले को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी फिर से केसीएल लगा लो कि एक इधर से जा रही है, एक इधर से, एक इधर से और ऐसे जा रही है, ठीक है, हमें तो ज्यादातर इसी से मतलब है बस। तो अब यहाँ पे हम लोग केसीएल लगाएंगे तो क्या होगा 20 माइनस वी ए डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू वी ए बाई 40 प्लस वी ए बाई 10, ये हो जाएगा हमारे पास। तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी 1 इक्वल्स टू वी ए बाई 40 प्लस वी ए बाई 20 प्लस वी ए बाई 10, ये होगा ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वी ए बाई 40 वी ए बाई 20 इधर से आगे इधर आ जाएगा और वी ए बाई 10, ठीक है। तो ये कितना, यहाँ से भी हमारे पास वी ए जो है वो 40/7 आएगा, और इसमें भी हमारे पास वी ए जो आ रहा है वो
1/7 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, आई इक्वल्स टू VA/40, I1 डैश जो है हमारे पास कितना है, वी आई 40/7 और VA/40 हमारा हाई, आई जो था हमारा VA/40, तो आई हमारे पास फिर से 1/7 आ गया। तो आई अब जो है हमारे पास डबल है, तो यानी कि हमारे पास आई कितना आया, आई यहाँ से 1/7 जो पहले यहाँ से आया था हमारे पास, प्लस 1/7 जो सेकंड टाइम में है, यानी कि 2/7 एम्पियर आ गया हमारा आई, ठीक है। ये हमारे हमने सुपर पोजिशन से इसकी फाइंड आउट कर ली करंट की वैल्यू। अब जब हमने देखो याद होगा तुम्हें, पहले हमने केसीएल से यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो हमारे पास कितनी आई थी इसकी वैल्यू, तब भी हमारे पास 2/7 एम्पियर आई थी। और हमने सुपर पोजिशन से फाइंड आउट किया, तब भी हमारे पास 2/7 आई, इसका मतलब आंसर हमारा ठीक है। तो ये समझ में आया सुपर पोजिशन कैसे लगानी है। पहले एक सोर्स को हम लोग शॉर्ट करेंगे या ओपन करेंगे अगर करंट सोर्स है तो एक सोर्स को हटाएंगे, दूसरे से कंसीडर करेंगे, दूसरे को हटाएंगे, पहले से कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चलो से अब आता है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई एक लोड ब्रांच के अक्रॉस लगा हुआ है, तो हम पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स से और एक रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ VS और RS लिखा है। आप जब इसको डायग्राम बनाए तो VS RS मत लिखिएगा, आप लिखिएगा VTH और RTH। ये होता है थेवेनिन वोल्टेज और ये होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। VTH RTH यहाँ पे हम लोग इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो इसके भी स्टेप्स हैं। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि कोई लोड ब्रांच है, उसके अक्रॉस बहुत बड़ा कोई नेटवर्क है, उस पूरे बड़े से बड़े नेटवर्क, चाहे कैसा भी नेटवर्क हो, मतलब लीनियर और बाइलेटरल होना चाहिए, उस नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स से और एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चीज चाहिए, दो चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, सही है। तो वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है तो फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसी तरीके से लगा करके बता दिए कि ठीक है हमारे पास ये 40 मान लो, ये हमारी ये RL है लोड ब्रांच हमारे पास ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले इसको हटाएंगे यहाँ से। स्टेप 1 क्या है, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, सारे के सारे वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। फिर ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट, रिमूव लोड ब्रांच एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड टर्मिनल। यहाँ से हमने लोड ब्रांच चाहिए। अब यहाँ से देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था। तो अगर हमारी करंट यहां से फ्लो कर रही है तो ये दो पाथ इसको मिलने हैं, पैरेलल पाथ हो गए। तो इसका पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 20 प्लस 10, यानी कि 200 डिवाइड बाय 30। तो 200 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो R इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास 6.67, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, RTH में फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हमें फाइंड आउट करना है VTH में क्या करना है, अब हमें वापस से सोर्स लगा देंगे। लोड हमने हटाए रहने देंगे, जितने सोर्स थे हम लोग सब लगा देंगे, सही है। अब इस सोर्स के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना होगा, ये जो VA है ये VA कितना होगा, सही है ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे कितना होगा, अगर हम यहाँ पे इस नोड पे चाहे तो तुम KCL लगा लो, सही है, या फिर डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने जैसे डायरेक्टली कर रखा है कि जो करंट होगी टोटल कितनी होगी, करंट हमें समझ में आ रहा है कि ये हाई वोल्टेज है लो वोल्टेज है, तो यहाँ से इधर जा रही होगी। टोटल करंट कितनी हुई, 20 - 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इतना भी है, 20 + 10 30। तो टोटल करंट आ गया हमारे पास I = 0.33 एम्पियर। अब यहाँ जो वोल्टेज है वो कितना होगा, जितना वोल्टेज यहाँ है माइनस जो ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ड्रॉप कितना हो रहा है, ये I मल्टीप्लाई बाई 20, तो 30.33 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 6.6 आएगा कुछ, है ना। हाँ ये आएगा 6.6 यहाँ से, और वो हम 20 में से माइनस कर देंगे। तो VAB जो VA है हमारा वो आ जाएगा 20 - 20 मल्टीप्लाई बाई 0.33 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास VAB आ जाएगा 13.33 वोल्ट। तो 13.33 वोल्ट क्या आ गया हमारा, 13.33 वोल्ट आ गया हमारा थेवेनिन वोल्टेज, है ना। थेवेनिन वोल्टेज आया 13.33 और RTH जो थेवेनिन रेजिस्टेंस था वो कितना आया था 6.67। अब हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे सर्किट को हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया जिसमें हमने 13.33 वोल्ट का वोल्टेज दे दिया और एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 6.67 ओम का जो हमने कैलकुलेट किया था, और हमने फिर वापस से अपनी लोड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इस लोड के अक्रॉस जितना भी हमारा एक नेटवर्क था उस सबको हमने रिप्लेस कर दिया एक वोल्टेज सोर्स से और एक रेजिस्टेंस से, ठीक है, जिसको हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं और ये थेवेनिन वोल्टेज हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम लगाई, उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करना होता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन वोल्टेज नहीं है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होगा। थेवेनिन वोल्टेज तो वोल्टेज ही है, मतलब इसको सिर्फ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट करता है, ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग को लास्ट में ड्रॉ करना होता है, तब जाके हमारा जो एग्जाम्पल है या जो सम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, समझ में आया। अभी इससे तुम कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे कितना आया 2.286 एम्पियर,
ठीक है। और ये कितना होता है, ये 2/7 होता है। देख लेना तुम, 2 को 7 से डिवाइड कर लो अगर, जो क्योंकि ये सर्किट हमने सेम लिया है, तो कभी करंट चेंज होगी चाहे हम मेथड कोई भी लगा ले, हमेशा जो है वो सेम ही रहेगा। तो अगर 7 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 पॉइंट तो आएगा ही पहले, और फिर कितना है बचा 6, फिर कितना आएगा 60, 7 8 56, फिर आ गया 40, सही है। 7 6 जा 42, तो अराउंड ये आ गया, सही है। तो 0.268 हमारे पास 286 तब भी आया तब भी आया। समझ में आया कैसे हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वन शॉट्स वीडियो तुम लोग को पसंद आ रहे होगे, पढ़ रहे होगे तुम लोग, एग्जाम करीब है, देखो देख लो। मैंने ज्यादातर बहुत शॉर्ट में ही चीजें रखी हैं, बहुत लंबा मैं खींच नहीं रहा हूँ। आज की वीडियो चलो फिर भी 40 ही मिनट की है, ज्यादा नहीं है। बल्कि आज मैंने थोड़ा लंबा खींचा है चीजें, क्योंकि न्यूमेरिकल थे तो एक आध करा दिया है। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर बनानी है वीडियो, टाइम मिल नहीं पा रहा है, दुआ करो सब सही रहे। ठीक है, चलो तो फिर अच्छे से पढ़ो, अच्छे दुआ अल्लाह करे सबका निकल जाए इस बार, किसी की भी दोबारा से बैक न लगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय।